शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज मां प्रथम शैलपुत्री के दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। मां मनसा देवी में की गई आकर्षक सजावट। रामपुर तराहकांड शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सीएम बोले, आंदोलनकारियों के शहीद स्थल रामपुर में लगाई जाएगी प्रतिमा। उत्तराखंड में शुरू हुए 2 नए मेडिकल कॉलेज। अल्मोड़ा और हरिद्वार में एमबीबीएस की 200 सीटें मिली। कुल 625 सीटों पर पढ़ाई जारी। पुलिस और स्थानीय युवाओं के नेतृत्व में कालाडूंगी में सुरक्षा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू। पुलिस उप निरीक्षक ने गुड टच और बैड टच की दी जानकारी। राज्य में भारी बारिश से विकास निगम सहित कई अन्य विभागों की संपत्तियों को नुकसान। प्रशासन सभी विभागों की एक समन्वय समिति बनाकर दीर्घकालिक उपाय करने में जुटा। मानसून थमते ही चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 20,000 से ऊपर पहुंचा हर रोज यात्रियों का आंकड़ा। अब तक 38 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। उत्तराखंड में मानसून की विदाई हुई है। प्रदेश में 98 दिन मानसून सक्रिय रहा है। मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान भी कर दिया है और इस साल मानसून ने 27 जून को दस्तक दी थी। इस साल 4 दिन पहले हुई मानसून की विदाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया। और अगली खबर आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देश दुनिया में 9 दिनों तक मां भगवती से 9 स्वरूपों की साधना की जाएगी। मान्यता है कि प्रथम नवरात्र पर मां भगवती का व्रत रखने के साथ ही कलश स्थापना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंडित पवन कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार कलश स्थापना के बाद ही किसी भी देवी देवता की पूजन का विधान है। इसका कारण ये है कि कलश स्थापना विशेष मंत्रों एवं विधियों से की जाती है। इससे कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों और तीर्थों का वास हो जाता है। देवताओं एवं ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से पूजन संपन्न होता है और पूजन करने वाले को पूजन एवं शुभ कार्य का पूर्ण लाभ भी मिलता है। और अगली खबर आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर लक्सर व आसपास के इलाकों में मां के नवरात्रों की धूम मची हुई है। मां के पहले नवरात्रि पर ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। हर तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं और मां के मंदिरों में मां की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं घर में भी लोग मां दुर्गा के कलश की स्थापना कर रहे हैं और मां की भक्ति के द्वारा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ तन्मयता से मां दुर्गा की भक्ति की जा रही है। और आपको बता दें कि मुख्य बाजार स्थित मां जगदम्बा के प्राचीन मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। ये ऐसा है, जब राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था तो शिव जी ने जो है माँ पार्वती को
ये जिम्मेदारी दी गई राक्षसों का संहार करने के लिए। तो तब से जो है राक्षसों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप धारण किए। उसी प्रकार माँ ने भी भिन्न भिन्न स्वरूप धारण किए, इसीलिए 9 स्वरूपों में इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री देखिए उनकी शिवालिक पर्वतों में, यानी पर्वत की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री नाम पड़ा। और एक प्रकार से अगर जो ज्यादा गहराई में जाया जाए तो ये प्रकृति है, सृष्टि है, वो उसी ने जो है ना अपना मानव का स्वरूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। और हम लोग यानी जो जनमानस है आज का, वो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए और अपने कल्याण के लिए, अपने मनोरथ साधने के लिए माँ को भिन्न भिन्न स्वरूपों में पूजते हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डामटा के पास देर रात एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक युवक और एक किशोर बाइक से नैनवाग से डामटा की ओर जा रहे थे और डामटा के समीप उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। मौके पर पहुंची चौकी डामटा से पुलिस टीम ने रात रेस्क्यू कर घायल को बाहर निकाल लिया था, जिसे उपचार के लिए CSC डामटा में भर्ती कराया गया है। केयरफुल नोटेल जी। हाँ, अपने आप का टेस्ट करो पहले। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मसूरी में आयोजित डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान समारोह 2024 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता होते हैं। सबसे पहले तो मैं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शिक्षकों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो मैं बड़े कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन आज जो चेहरे यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं सुनार की तरह हमारे बच्चों को तराश तराश कर उनका भविष्य बनाते हैं। उनका सम्मान समारोह रजत जी ने यहाँ पर आयोजित किया है। इस सोच के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैंने कहा ना कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, बच्चे को भविष्य को बनाता है। इस अवसर पर मैंने उनसे अनुरोध किया कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसका आज ह्रास होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है राजधानी से, जहां पर MDDA कॉम्प्लेक्स वन्यजीव सप्ताह के तहत विशेष प्रदर्शनी लगाई गई और जिसका उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया है। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए लुप्त हो रहे वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों का भी जायजा लिया और वन्यजीव के स्टैम्प पेपर का भी अवलोकन किया है। ये बहुत नायाब शुरुआत है हमारे वाइल्ड लाइफ वीक की, क्योंकि डाक टिकटों पे जो हमारे वन्य जीवों का वर्णन है वो हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और बहुत हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा था, अभी भी है। लोगों को स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है, उनके लिए बड़ी यूनिक गैलरी है, इस पे लोग आ सकते हैं और देख सकते हैं और कैसे कैसे हमारे देश की जो जैव विविधता है, इसमें कैसे कैसे हमारे देश की जो जैव विविधता है उसको हमारे डाक टिकटों में परिलक्षित किया गया है। तो बड़ा उसका नायाब कलेक्शन है जो आमतौर पे कहीं देखने को नहीं मिलता है।
लोगों का भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये आम आदमी तक ये अवेयरनेस जाए कि हर जीव का कोई ना कोई प्रकृति में उसका कोई ना कोई रोल है जो इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है। और इसी दृष्टि से इन लोगों ने यहाँ पर जो हमारे इंडिविजुअल जो स्पीसीज है, कई राज्य मल्चर्स है, आउल्स है, ईगल्स है, उनका इकोसिस्टम को मेंटेन करने में क्या रोल है, उसकी अवेयरनेस के लिए जो आज की नई पीढ़ी उसको समझे कि क्योंकि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्लाइमेट में जिस तरह से क्लाइमेटिकल चेंजेज हो रहे हैं, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है, जिस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जिस तरह आज पूरी दुनिया जो ये पॉल्यूशन से चिंतित है, उसको करके आज जरूरी है कि नई पीढ़ी के अंदर एक जागरूकता आए। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतरवाल ने प्रदेश में निर्माणाधीन गौशालाओं के कार्य में तेजी लाने के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पंडित राजेंद्र अंतरवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में चुनावों के कारण गौशालाओं के निर्माण में कुछ व्यवधान पैदा हो गया था, लेकिन अब उनके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। गौ सेवा आयोग की मैंने सभी अधिकारियों की ज़िले के बैठक ली थी, क्योंकि एक तो चुनाव के कारण जो गौशाला निर्माण का जो वो था कार्य वो जरा धीमा हो गया था, उसमें तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा प्रदर्शनी फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जहां इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक नंदिनी आर्य सहित कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत कसमाना, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक नंदिनी आर्य ने कहा कि इंदिरा प्रदर्शनी फेलोशिप के तहत शक्ति अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को संगठित करना है। कहा, जब तक महिलाएं संगठित नहीं होंगी तब तक उनके मुद्दों पर कोई बात करने वाला नहीं होगा। ऐसे में महिलाओं की एकजुटता के साथ महिलाओं की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन भी शुरू कर दिया है। और अब एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि जनता बीजेपी का सच जान चुकी है और इस बार के चुनावों में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब भी देने को तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई। इसी के तहत भाजपा ने पार्टी के 5 कैबिनेट मंत्रियों को केदारनाथ की जिम्मेदारी सौंपी है। लगातार ये मंत्री क्षेत्र में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, साथ ही जीत की रणनीति पर भी मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के ऐलान से पहले केदारनाथ में अपना दम दिखाएंगे। सीएम धामी का 6 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम धामी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही सवालों की लिस्ट तैयार की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता मुख्यमंत्री जी से ये पूछे कि हमारे जो साल भर का उम्मीद था वो आपने ख़त्म क्यों किया, ये वहाँ की जनता उनसे पूछे। मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के 20 साल से जो लोग वहाँ पर बड़े मुश्किल से जीवन यापन कर पा रहे हैं, नौकरी के तौर पर 10,000 5,000 में नौकरी कर रहे हैं, बद्रीनाथ मंदिर समिति में मेरे बनाए हुए कानूनों के आधार पर उनको परमानेंट करे। जो कानून मैंने बनाए थे, मैंने ये कहा था कि जिनको 5 साल हो जाएगा उनको इतना, जिनको 10 साल हो जाएगा उनको इतना, जिनको 15 साल हो जाएगा उनको इतना, और जिनको 15 से ज़्यादा हो जाएगा उनको 100% हम
पदों को सृजन नहीं कर सकते, उसमें राज्य सरकार की ज़रूरत है। लेकिन पदों के सृजन के बिना हम सृजित पदों के समान ही उनको वेतन भत्ते दे सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में था, मतलब मंदिर समिति के हाथ में है। तो उस नियम को लागू करें जो मैंने बोर्ड में पास कराया, उसको लागू करें और वहाँ के कर्मचारियों को राहत दें। देखिए, ऐसा है, केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और भाजपा की पूरी तैयारियां हैं। पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से हम इस बार केदारनाथ को जीतेंगे और हमारा सदस्यता अभियान भी वहाँ फुल जोरों पर चला हुआ है। बहुत सारे सदस्य हमारे वहाँ पे लगातार बन रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता की हमने वहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है और हर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है। और उत्तराखंड में तो 15 लाख से ज़्यादा आंकड़े हमारे हो चुके हैं और हम आगे की तरफ जो है और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति भाजपा से हाथ जोड़ना चाह रहा है। जिस तरीके का जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है वो बिल्कुल खोखले हैं, क्योंकि इनके ना टीम के लोग ना इनकी टीम्स कहीं भी केदारनाथ में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैली रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया था, जिसके बाद अब कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यहाँ बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया है, जिसके तहत 30,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने एक महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं, जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आजकल पहाड़ी क्षेत्र में कामकाज का सीजन चल रहा है। लोग इन दिनों फसलें निकालने में व्यस्त हैं, इसलिए सदस्य बनाने में समस्या आ रही है। वहीं कांग्रेस इसके पीछे अलग ही तर्क दे रही है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूस का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से। नहीं, लक्ष्य तो बहुत भारी भरकम रखा है भाजपा ने। सांसदों का लक्ष्य 15,000, विधायकों का लक्ष्य 10,000, दायित्वधारियों का लक्ष्य 7,000 और जिला अध्यक्षों का लक्ष्य 5,000 रखा है और इसी तरह से बाकी पदाधिकारियों का किसी का 700 तो किसी का 1,000 तक लक्ष्य है। लेकिन नतीजा कुछ और ही इसके उलट आ रहा है। नतीजा यह आ रहा है कि 13 विधायक तो 100 भी नहीं बना पाए और 7 विधायक 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। कारण सदस्यता अभियान के फेल होने का ये दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा सांसद भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी उनको दे रखी है, तो वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ उत्तराखंड भाजपा के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा को आत्ममंथन की जरूरत है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव भाजपा कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है। इसके नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेंगे। हालांकि कांग्रेस जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, लेकिन भाजपा बद्रीनाथ और मंगलोर में मिली हार से बेहद चिंतित है। ऐसे में सवाल ये है कि यदि केदारनाथ में भाजपा को सदस्य बनाने के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा को वोटर कैसे मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।